नमस्कार, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी और ड्रीम दर्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ड्रीम दर्शन एकेडमी में 2 फरवरी से, याद रखिएगा, 2 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और वो आपके लिए शिक्षक भर्ती के लिए जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक भर्ती में आपका सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। ठीक है, सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की। व्याख्याता में कॉमर्स, गणित, संस्कृत, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की। ठीक है, ये सब की नए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और डेट है आपका 2 फरवरी। तो आप जुड़िए ड्रीम दर्शन एकेडमी से और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए, क्योंकि यहाँ पर केवल पढ़ाया नहीं जाता, आपको जो जो टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी आपको कराए जाते हैं। यानी कि एक टॉपिक को आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कैसे, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जुड़िए ड्रीम दर्शन एकेडमी से। ड्रीम दर्शन एकेडमी गांधी चौक, स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने। ठीक है, आप दिए गए नंबरों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको क्वेरी होता है तो आप बैच के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी से, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है बैच। ठीक है, चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए चालू करते हैं। देखिए, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके सारे एग्जाम में, चाहे आप सीजीपीएससी दिलाइए, व्यापम दिलाइए, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दिलाइए, या एसएससी दिलाइए, रेलवे दिलाइए, वो सारे ये जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, वो सब एग्जाम में आपको काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लड, रक्त, ठीक है, का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन ये है कि ब्लड यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में है साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हेमेटोलॉजी और इकोलॉजी। तो सिंपल सा आंसर है हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी यानी रक्त का अध्ययन किस में किया जाता है, हेमेटोलॉजी में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, उपकला ऊतक है, कंकाली ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है और पेशी ऊतक। एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी भी ब्लड की बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं, तो रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। एक क्या है, संयोजी ऊतक है। और ये किस प्रकार का संयोजी ऊतक, ये तरल पदार्थ का, तरल संयोजी ऊतक है। तो ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, संयोजी ऊतक है। अगला देखते हैं, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है। याद रखिएगा, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है। अब जब इस चर्चा करते हैं कि ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है, तो इस प्रकार से ब्लड का थोड़ा से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे ये ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड जो है दो चीजों से मिलकर बना रहता है। एक तो रहता है प्लाज्मा और दूसरा रहता है ब्लड कार्पस, यानी रक्त कणिकाएं कहते हैं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ये दो प्रकार, रक्त कणिकाएं में क्या क्या आता है, रक्त कणिकाएं में आता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स आता है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है ये दो चीजें से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कार्पस। ठीक है, और ब्लड कार्पस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा रहता है ये 55% रहता है, जबकि यहाँ पर जो ये रक्त कणिकाएं रहती है 45% रहते हैं। यानी कि अगर ऑप्शन में दिया गया है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, तो सर्वाधिक भाग कौन सा सर्वाधिक भाग ब्लड में कौन सा पाया जाता है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है, 55%। प्लाज्मा कितना पाया जाता है, 55%। चलिए आगे, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। देखिए, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। एक चीज याद रखिएगा, अगर प्लाज्मा की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लाज्मा का मेन काम क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा होता है वो हमारे भोज्य पदार्थ हो गया, या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक है, कुछ जो जल का भाग होता है, ठीक है, और भी जो टॉक्सिक पदार्थ होता है, ठीक है, ये सारे चीजों को ले जाने का काम करता है। ये सारी चीजों को ले जाने का काम करता है। अगर प्लाज्मा में बेसिकली सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करता है वो है जल।
पानी। और पानी कितना बड़ा एरिया कवर करता है, यानी कितने परसेंट में कवर करता है, तो 90 से 92%, यानी कि 90 से 92% इसमें जो होता है वो जल का पोर्शन होता है, यानी किसमें, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, और कितने परसेंट में, 90 से 92% भाग पे जल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रोटीन को एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंटी क्लॉटिंग नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दो चीज याद रखने वाली चीज है, एक पहला तो है आपका हिपेरिन, इसका सही आंसर हिपेरिन, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, हिपेरिन होता है, और दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये दो एंजाइम्स रहते हैं, सॉरी ये दो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब दोनों में अलग अलग खास बात ये होती है कि जो हिपेरिन रहता है वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है, ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, बॉडी के हर पोर्शन में ब्लड जाता है, ठीक है, ब्लड इधर से उधर, इधर से उधर। देखो ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड, यानी शुद्ध रक्त होता है और एक अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, अशुद्ध रक्त में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए, शुद्ध रक्त चाहिए, तो हमारे बॉडी में शुद्ध रक्त फ्लो होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड जो है वो जमे नहीं, वो क्लॉट ना हो, इसलिए वहां क्या पाया जाता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है उसमें। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, रोकता है। अब फाइब्रिनोजेन क्या काम करता है, जब हमारे बॉडी के बाहर ब्लड, जैसे चोट लग गई या कुछ हो गया, तो बॉडी से बाहर जो ब्लड निकलता है तो उसको क्लॉट करना जरूरी रहता है, नहीं जरूरत से ज्यादा ब्लड निकल जाएगा। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा ब्लड ना निकले इसीलिए उसमें क्या पाया जाता है, ब्लड में फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। और यही फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो रहता है ये किस में मदद करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में, यानी कि ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी, हिपेरिन की है। लेकिन बॉडी से जब बाहर ब्लड निकलता है किसी चोट के माध्यम से तो क्लॉट होना जरूरी है, और वो कार्य किसका है, फाइब्रिनोजेन का। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा हिपेरिन, जो आंसर क्या आएगा, हिपेरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां नंबर, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में टाइम कितना लगता है, 3 से 4 मिनट लगता है, 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है ब्लड क्लॉटिंग होने में। ठीक है, कभी कभी ज्यादा लग जाता है। ठीक है, किसी किसी के बॉडी में विटामिन के की कमी रहती है, याद रखिएगा विटामिन के की कमी रहती है, और विटामिन के किसमें मदद करता है, ब्लड के क्लॉट में होने में। ठीक है, तो किसी किसी के बॉडी में विटामिन के की कमी रहती है जिसके कारण क्लॉटिंग का टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। क्लॉटिंग का टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लॉटिंग जितना जल्दी होगा ब्लड उतनी जल्दी रुकेगा, बॉडी से ब्लड उतना मतलब ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि जितना जल्दी क्लॉटिंग हो जाएगा उतना बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्लड उतना ज्यादा नहीं निकलेगा। अगर ब्लड क्लॉटिंग देर में होता है तो ब्लड सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन भी है और फाइब्रिनोजेन भी, यानी कि आपका आंसर आएगा सी, ए और बी दोनों है। अगर आप पूरा प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन भी आता है, फाइब्रिनोजेन भी आता है। ठीक है, तो दोनों प्रोटीन है जो मदद करते हैं प्रोटीन के रक्त का थक्का बनने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो याद रखिए प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो प्रोटीन वो एल्बुमिन है। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। मैंने अभी बताया रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, विटामिन के। याद रखिएगा विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन ई जो रहता है, याद रखिएगा विटामिन ई जो होता है, अगर ये विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इससे बांझपन, यानी कि महिलाओं में ज़्यादातर बांझपन की शिकायत होती है। ठीक है, तो ये विटामिन ई का है। ठीक है, विटामिन डी जो होता है ये रिकेट्स होता है, यानी सूखा रोग कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग। ठीक है,
विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो यानी कि ये चारों विटामिन है कुछ ना किसी रोग से एक दूसरे से मतलब किसी ना किसी इनकी कमी से कुछ ना कुछ तो रोग तो होता ही है, ठीक है। विटामिन ए से बांझपन होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी और विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो, अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो विटामिन के बॉडी में होना चाहिए। और याद रखिएगा विटामिन के ही एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी के अंदर खुद बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, बॉडी के अंदर बनता है। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है? कौन से प्रोटीन के निर्माण लीवर में होता है? तो ऑप्शन में है हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन, ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा ये तीनों का निर्माण, याद रखिए तीनों का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। तीनों का निर्माण किस में होता है? लीवर में, ठीक है। तो याद रखिए लीवर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो तीनों का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला कथन देखते हैं, 10वां नंबर का है, कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं भैया। भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, एकदम सही बात है। जब भ्रूणी अवस्था होती है तब आरबीसी का निर्माण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? ये लीवर में होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और जब वयस्क हो जाते हैं तो कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो आरबीसी का पहला स्टार्टिंग भ्रूणी प्रोसेस में यानी भ्रूणी पीरियड में, ठीक है, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लेकिन वही है वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण फिर कहाँ होने लगता है? अस्थि मज्जा में होने लगता है, ठीक है, बोन मैरो में, ठीक है। यानी कि पहला वाला तो सही है भैया। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता, एकदम सही बात है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लामा एक जानवर है, ऊंट भी, ठीक है। तो लामा और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, एकदम सही बात है, ठीक है, ठीक है, उपस्थित होता है। मनुष्य की आरबीसी का जो आकार होता है वो बाइकॉन्केव होता है, ये भी सही है। लेकिन लास्ट वाला गलत है, आरबीसी का जीवन काल 160 दिन का होता है, ये गलत आंसर है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। यानी कि ऊपर के 3 सही हैं और 1 गलत है। तो यानी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो थोड़ा सा गलत लिखा गया, असत्य कथन पूछा गया। असत्य कथन कौन सा है? तो लास्ट वाला असत्य कथन है ये डी, ठीक है, डी जो है वो गलत है, ठीक है। यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है। तो असत्य कथन पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो लास्ट वाला असत्य है, बाकी ऊपर के 3 सही। चलिए आगे, चलिए देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो सबसे पहला चीज तो ये है कि ये जान लो कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। इसे इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और इसका जो ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन जो होता है वो हमारे अमाशय के जस्ट पीछे में, पेंक्रियास के जस्ट पीछे में स्थित होता है, ठीक है। तो उसे ही कहा जाता है, मतलब स्प्लीन जो, स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं प्लीहा, प्लीहा। इसे आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए आरबीसी की कमी से होने वाला अगर रोग पूछेगा तो इसमें सिंपल सा एक रोग है, देखो क्या है, पॉलीसाइथेमिया है, एनीमिया है, लुकेमिया है, ठीक है, और ल्यूकोपीनिया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रोग आता है जिसमें आरबीसी की कमी हो जाती है? तो इसमें आंसर आएगा एनीमिया, ठीक है। एनीमिया में आरबीसी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आंसर आएगा आपका बी, आंसर आएगा आपका बी। एनीमिया रोग होता है जिसमें आरबीसी में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, अगले चलते हैं क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन निम्न में से क्या है? ठीक है, हीमोग्लोबिन निम्न में से क्या है? एक श्वसन वर्णक है, प्रोटीन है, दोनों है, या एंटीजन है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन के, तो हीमोग्लोबिन मेन काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है ब्लड में,
ठीक है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और ब्लड में जब पाया जाता है तो इसका मेन काम क्या होता है? ये देखो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और आयरन में कैपेसिटी होती है, आयरन में क्षमता होती है कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। तो ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद क्या होता है? जैसे हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इस प्रकार के रिएक्शन होता है तो क्या होता है? HPO हो जाता है, यानी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है अस्थायी तत्व रहता है, अस्थायी तत्व रहता है। और अस्थायी तत्व रहने के कारण ये देखो, सबसे पहले हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, सॉरी, इसके अंदर क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन की क्षमता रहती है कि वो ऑक्सीजन को क्या कर ले? कैरी कर ले। तो यहां से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जब मिलता है तो पहले ये हीमोग्लोबिन था, अब ये ऑक्सीजन से मिल गया तो क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी तत्व रहता है, ठीक है, स्थायी नहीं रहता, अस्थायी तत्व रहता है। और हमारे पूरे बॉडी में इसी फॉर्म में घूमता है, और इसी फॉर्म में जब घूमता है तो जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर ये टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर इसमें विभक्त हो जाता है, यानी Hb और O2 में विभक्त हो जाता है, और ऑक्सीजन वहां पर प्राप्त हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन की जहां कमी होती है वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो अस्थायी तत्व है टूट जाता है, और वहां पर क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यानी बोल सकते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, याद रहेगा, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक भी होता है और प्रोटीन, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, और इसमें प्रोटीन भी होता है। अब प्रोटीन कैसे होता है ये बता देता हूं। ये तो बता दिया कि ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है तो श्वसन वर्णक भी होता है, ठीक है। अब देखो ये प्रोटीन का कैसे होता है। अब अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो दो चीज याद रखिएगा, ये किससे बना होता है? एक तो हीम और प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो ये जो ग्लोबिन होता है, और ठीक है, ये तो आयरन पेरिफाइड होता है, ठीक है। जो ग्लोबिन भी होता है ये प्रोटीन होता है। ये ग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। ग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये जो हीम होता है ये आयरन पायराइड होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार बोला जाता है हीमोग्लोबिन जो होता है, अगर ये श्वसन वर्णक है, सही है, प्रोटीन है, सही है, यानी कि आंसर आएगा आपका सी, यानी दोनों आएगा, ये दोनों आएगा, ठीक है, ये दोनों आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो एक चीज याद क्या, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16, ठीक है, ग्राम 100 ml के कंपेरिजन, ठीक है। तो 12 से 16 ग्राम होती है, ठीक है। लेकिन महिलाओं में ये होता है, पुरुषों में होता है, और उसके नीचे होता है ये महिलाओं में होता है, महिलाओं में होता है, तो याद रखिएगा। तो ऊपर वाला जो है 12 से 16 ग्राम जो होता है वो पुरुषों में होता है, और बीज होता है 12 से 14 ग्राम, ये महिलाओं में होता है। तो पुरुषों के बारे में पूछा है तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ए, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल यानी कि अणु, मॉलिक्यूल यानी कि अणु, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणु को बांधता है? ऑक्सीजन के कितने अणु को बांधता है? यानी कि एक बार में अगर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो ऑक्सीजन के कितने अणुओं को एक बार में बांधता है? तो आंसर आएगा 4, आंसर आएगा 4, ठीक है। तो एक बार में कितने अणुओं को बांधता है? 4, आंसर आएगा 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक श्वसन की जब प्रक्रिया होती है, जब हम एक बार सांस लेते हैं तो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का यूज होता है? तो वो भी आंसर आएगा 4% ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है, 4% ऑक्सीजन का क्या होता है? यूज होता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं, सांस क्या ले रहे हैं? अंदर की ओर, इसलिए एरो इधर लगाया हूं, अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर लेते हैं तो 79% ये नाइट्रोजन जाता है, ठीक है, ये 79% नाइट्रोजन जाता है, 21% जाता है आपका क्या? ऑक्सीजन जाता है, और 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ये हम जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? 79% नाइट्रोजन निकल जाता है, यानी जितने परसेंटेज में नाइट्रोजन स्टार्टिंग में जाता है उतने ही परसेंट में नाइट्रोजन जो है निकल जाता है। यानी नाइट्रोजन का हमारे बॉडी में क्या होता है? कोई यूज नहीं होता, ठीक है। जितने परसेंट जाता है उतने ही परसेंट में क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो नाइट्रोजन 79% पहले जाता है श्वसन क्रिया में, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो जाएगा ही भैया, ठीक है। तो नाइट्रोजन जाता है 79%, वापिस आ जाता है, यानी कोई बॉडी में इसका यूज नहीं है, ठीक है, बॉडी में कोई यूज नहीं है।
ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 21% जाता है लेकिन 17% वापिस आता है, ठीक है, और ये 4% जाता है। तो इसमें से ये पता चलता है कि दोनों का अगर डिफरेंस बोला जाए तो कितने प्रतिशत का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस है। तो ये बोल सकते हैं कि एक श्वसन क्रिया में कितने प्रतिशत यूज होता है, 4% का यूज हो जाता है। यानी कि एक श्वसन प्रक्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत यूज होता है, 4%, क्योंकि 21% जाता है और 17% बाहर आ जाता है, यानी 4% का क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 4, ठीक है, आंसर जो आएगा वो आएगा 4। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, सबसे पहला ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो पहला तो यह है कि आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। पहला तो याद रखना, आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। देखिए, जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे ये मैंने एक पहाड़ बना दिया, पर्वत बने, और जैसे ही हम यहाँ से चढ़ाई करते हैं ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम। अब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक आरबीसी बनेंगी, और बनने के बाद वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का सप्लाई और स्पीड कर देंगे। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम। बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए अधिक से अधिक आरबीसी का निर्माण होगा और अधिक से अधिक आरबीसी क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600/1 होता है, 600/1 होता है। यानी बोल सकते हो रक्त में आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसका मेन काम होता है डब्ल्यूबीसी का, लेकिन हमारे ब्लड जो सर्कुलेशन जिसमें ऑक्सीजन जाता है, हीमोग्लोबिन रहता है, वो सब काम करता है आरबीसी। तो आरबीसी का काम अलग है, डब्ल्यूबीसी का काम अलग है, ठीक है। अगला देखते हैं, एड्स रोग का जो वायरस है उसे क्या कहते हैं, एचआईवी वायरस, ठीक है, एचआईवी वायरस, ठीक है। एड्स रोग का जो वायरस है उसे क्या बोलते हैं, एचआईवी, ठीक है। वायरस कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर देता है, ठीक है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं किसी को एड्स बीमारी है, ठीक है, एड्स बीमारी है, तो एड्स जो रोग है उसका जो वायरस है उसका नाम है एचआईवी वायरस, ठीक है। तो वह डब्ल्यूबीसी के कौन से डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होती है, वो कमजोर हो जाती है। एक बार फिर से देखो, एड्स रोग होने पर उसका जो वायरस है, जो एचआईवी वायरस है, वो डब्ल्यूबीसी को नष्ट करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की कौन सी कोशिका को नष्ट करता है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ऑप्शन में मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है और वेसोफिल्स है। तो कौन सा आंसर आएगा, लिम्फोसाइट्स आएगा। तो आंसर क्या आएगा, बी, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, आंसर आएगा बी, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, आंसर आएगा बी, लिम्फोसाइट्स। इन लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाते हैं, और इम्यून सिस्टम एक बार कमजोर हो गया तो छोटी सी बीमारी भी हमारी जान ले सकती है, क्योंकि शरीर में जब प्रतिरक्षा तंत्र नहीं रहेगा तो छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है, जल्दी ठीक नहीं होती। जैसे सर्दी है तो लंबे समय से सर्दी रहेगी, अगर घाव घाव हो गया है तो घाव ठीक नहीं होगा, सड़ेगा। तो इस कारण से होता है, अगर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ गया तो हमारे शरीर में जल्दी कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। तो याद रखिएगा, आपका आंसर आएगा बी, लिम्फोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है 19वां, मानव रक्त में कौन सा तत्व मौजूद रहता है। तो ये तो सिंपल है, मानव रक्त में कौन सा तत्व मौजूद रहता है, तो वो है आयरन। मानव रक्त में कौन सा तत्व मौजूद रहता है, आयरन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर याद रखिएगा 180 से 200, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है।
ये वाला हो गया। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य 180 से 200 मिलीग्राम ना, ये मिलीग्राम है, ठीक है, 180 से मिलीग्राम। तो ये अगर 180 से 200 रहता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर इससे बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, दिक्कत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो 180 से 200 इसका एक तो एवरेज पैमाना है, 180 से 200 मिलीग्राम होना चाहिए क्या, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल किसमें पाया जाता है, तेल, घी, मक्खन, ये सब जो ऑयली चीज होती है इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 21वां। रक्त का कितना प्रतिशत, याद रखिएगा, रक्त का कितना प्रतिशत भाग रक्त कणिकाओं से बना होता है, याद रखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग ब्लड कार्पल्स का बना होता है, यानी कि ब्लड का कितना प्रतिशत भाग ब्लड कार्पल्स का बना होता है। और ब्लड कार्पल्स में कौन कौन आते हैं, आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये तीनों मिलकर ब्लड का कितना भाग बनाते हैं, तो याद रखिएगा 45%। कितना भाग बनाते हैं, 45%। और मैंने बोला है कि ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा बनाता है, जबकि ब्लड का 45% भाग ये तीनों मिलकर बनाते हैं। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, और प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। तो प्लेट ये तीनों मिलकर इसको 45% भाग बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी। अब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ, यही ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये जो ऑप्शन सी दिया है ना, विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। तो विलियम हार्वे का नाम आएगा ब्लड सर्कुलेशन में, लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर का नाम आएगा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला देखते हैं। एंटीजन वह पदार्थ है जो डैश, ठीक है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, शरीर के टेम्परेचर को कम करता है, शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है, चलिए ठीक है, शरीर के टेम्परेचर को कम करता है। सी होता है एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर आएगा सी। एंटीजन जो रहता है वो एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। एंटीजन जो रहता है वो एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन ऊपर हो गया है। कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता होता है, दाता यानी कि जो देता है, कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता होता है, चलिए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता होता है, यानी कि डोनर होता है, दाता होता है, देता कौन, ठीक है, सार्वभौमिक। आपका ऑप्शन क्या है, आपका यहां पास ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव यानी ए बी नेगेटिव, ये 4 हो गए। सार्वभौमिक दाता अगर बोला जाए, सार्वभौमिक दाता, ठीक है, यानी यूनिवर्सल डोनर भी बोल सकते हो इसको, यूनिवर्सल डोनर। अब अगर पूछा जाए कि इनमें चारों में से यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो याद रखिएगा ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओ नेगेटिव। तो आपका आंसर आएगा ओ नेगेटिव, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव में कुछ नहीं पाया जाता, आर एच फैक्टर का भी प्रॉब्लम इसमें नहीं रहता, आर एच फैक्टर का भी कोई दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। आर एच फैक्टर के कारण ही देखिए, कोई भी ब्लड ग्रुप अगर मान लेते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए आर एच पॉजिटिव। इसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ए नेगेटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट रहता है, इसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं रहता। और अगर जिसमें ओ नेगेटिव है, ओ में तो कुछ हो रहता ही नहीं है, पहले से प्रॉब्लम ही नहीं रहती, और अगर उसमें ओ नेगेटिव है तो उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहती, इसीलिए सार्वभौमिक जो दाता कहलाता है वो क्या कहलाएगा, ओ नेगेटिव। तो सबसे सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, ओ नेगेटिव को कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा होता है, ठीक है, जो रेयर केस होता है। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव। तो इसमें इंपॉर्टेंट आएगा ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव जो होता है वो ब्लड ग्रुप जो होता है बड़ा रेयर होता है, ठीक है, नेगेटिव। तो याद रखिएगा नेगेटिव, ठीक है। और ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल दाता होता है, ठीक है, अभी पढ़े हैं। और ए बी नेगेटिव होता है, ये बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो दुर्लभ रक्त समूह का नाम अगर आता है तो आपका आंसर आएगा ए बी नेगेटिव। अगला देखते हैं। आरबीसी की सतह पर आर एच फैक्टर मौजूद अगर नहीं होता, ठीक है, तो उस रक्त समूह कैसा होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं आरबीसी की बात करते हैं, यानी रेड ब्लड सेल यानी ब्लड की बात करते हैं, अगर किसी ब्लड में आरएच फैक्टर मौजूद नहीं होता तो हमेशा उसको किससे डिनोट किया जाता है, नेगेटिव से। तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, देखो मैंने कहा है कि आरएच फैक्टर जो होता है, ठीक है, ये हर ब्लड ग्रुप का अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं ए में पाया गया तो ए प्लस बोलेंगे, बी में आरएच फैक्टर है तो बी प्लस बोलेंगे, अगर नहीं है तो माइनस बोलेंगे, ठीक है, बी नेगेटिव बोलेंगे। ए में ए प्लस बी में है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ओ में है तो पॉजिटिव, ओ में नहीं है तो नेगेटिव। तो आर एच फैक्टर का प्रेजेंट होना नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग बांटता है। इसलिए अगर आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है तो क्या डिनोट करेंगे, नेगेटिव से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव से उसको डिनोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र किसे कहा जाता है। अब ये बताइए ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है। बीपी जिसे बोला जाता है ब्लड प्रेशर, और बीपी कितना होता है 120/80, ठीक है, 120/80। अब देखिए 120/80 है क्या, बेसिकली देखा जाए तो इसको mmHg से लिखा जाता है। mmHg में लिख देता हूँ, mmHg इसको लिखा जाता है mmHg। ये 120 और 80 है क्या, देखिएगा 120 और 80 क्या होती है, इसकी स्पीड रहती है। जैसे मान लेते हैं ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है 120 की स्पीड से ये अंदर की ओर भागता है। यानी कि ये है जो स्पीड रहती है वो धमनी यानी आर्टरीज की स्पीड रहती है, धमनी, ठीक है। और इधर से जो ब्लड आता है वेन्स में तो उसकी स्पीड रहती है 80, ठीक है। धमनी में जो स्पीड रहती है वो 120 रहती है, और जो सीरा में जो स्पीड रहती है जिसे वेन्स कहते हैं उसमें 80 mmHg रहती है। तो इसी को लिखा जाता है mmHg, ठीक है। तो याद रखिएगा इनकी जो स्पीड होती है, ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है, इनका जो प्रेशर होता है ये प्रेशर को डिनोट करता है। 120 है जो प्रेशर को डिनोट करता है 80। तो इनका जो स्पीड का प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है धमनी में, और इस प्रेशर से बहती है, यानी कि 120 mmHg के प्रेशर से बहती है, और सिरे में 80 mmHg के प्रेशर से बहती है। तो यानी कि 120/80, ठीक है, 120/80, ठीक है। और इसी में बढ़ जाता है, अगर 120 से ऊपर हो जाता है तो फिर वो दिक्कत पैदा करता है। 120, 140, 160, 200 के ऊपर हो गया तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, 200, 300, ठीक है। तो जितना अगर ये बढ़ेगा उतना प्रेशर किस पे लगेगा, धमनी पर, आर्टरीज पे प्रेशर लगेगा, और जितना आर्टरीज पे प्रेशर लगता है उतना आर्टरीज से फटने की डर संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना जरूरी है। और सबसे कोमल जो आर्टरीज होती है वो ब्रेन की होती है, इसीलिए अधिकतर ब्रेन की नसें फट जाती है। और कौन सी शिकायत होती है, पैरालिसिस की, ठीक है, लकवा की, ठीक है। तो ये एक डेंजर कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसलिए जिसको बीपी होता है उसको ब्लड अपना बीपी को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कंटिन्यू चेकअप कराना रहता है, डॉक्टर से सलाह लेना रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर बीपी बढ़ गया तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, आर्टरीज में, धमनियों पर पड़ेगा। और दिमाग की जो धमनी होती है, क्योंकि दिमाग हमारा कंटिन्यू वर्क करता रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, हमारे ब्रेन को चाहिए। और ब्रेन में बहुत सारे नर्व्स रहते हैं जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होकर गुजरता है। अगर वो फट गई तो वहाँ के जो आसपास की जो नसें हैं अगर उसमें प्रेशर पड़ता है तो फट जाती हैं, तो इससे पैरालिसिस की शिकायत होती है। यानी कि वो अंग जहाँ से सूचनाएं उस नर्व सेल तक जा रहा था, अगर वहां से नर्व सेल फट जाती हैं, जो रक्त कोशिकाएं, जो रक्त नलिकाएं फट जाती है, तो वहां से जो इंफॉर्मेशन जा रहा है वहां तक नहीं पहुंचेगा, और उस अंग की क्रियाएं जो रहेंगी वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे। तो वो उस ब्रेन से और वो अंग से कनेक्शन टूट जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं, पैरालिसिस, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा है अगर बोलेगा तो ईसीजी। ईसीजी नहीं है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आपके हार्ट का पूरा इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। इलेक्ट्रो ईईजी जो होता है, ठीक है, ये भी नहीं है। स्टेथोस्कोप ये भी नहीं है। आपका डी आंसर आएगा
स्फिग्नोमेनोमीटर। आपका आंसर आएगा डी, स्फिग्नोमेनोमीटर। आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। और डायलिसिस होता कहाँ है? किडनी में। किडनी में डायलिसिस कहाँ होता है? किडनी में। और किडनी में डायलिसिस का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है। छोटी यूनिट होती है। ठीक है, याद रहेगा। सबसे छोटी क्या होती है? यूनिट होती है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट को घेरे रहने वाली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? यानी कि हमारे जो हृदय है उसके चारों ओर जो झिल्ली या मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, पेरीवेंट्रियल या प्लूरा मेम्ब्रेन। याद रखना, कार्डियम जो होता है, कार्डियक जो होता है वो आपके हार्ट से रिलेटेड रहता है, इसीलिए हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो इसीलिए आंसर आएगा, जहां पर कार्डियम लगा होगा वही आंसर आएगा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक ऐसी झिल्ली रहती है जो हृदय के चारों ओर से उसको घेरे रहती है, जिससे बाहरी जो आघात रहता है वो हृदय तक ना पहुंचे। तो कौन सी झिल्ली होती है? पेरिकार्डियम झिल्ली होती है। अगला होता है, असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? ठीक है, अब देखिए, असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस या ल्यूकोपोइसिस कहलाता है। तो आपका आंसर आएगा ए, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना। चलिए अगला देखते हैं। रक्त वाहिकाओं से निकले गए ब्लड को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यानी कहने का मतलब है कि अगर ब्लड को निकाला जाता है बॉडी से बाहर और वो क्लॉट ना हो, उसको क्लॉट होने से बचाया जाता है। ठीक है, जब भी ब्लड बैंक में रखा जाता है, ब्लड रखा जाता है, तो वो क्लॉट ना हो, उसको बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें इसमें ऑप्शन में हीरोडीन दिया है, सोडियम ऑक्जेलेट दिया है, पोटेशियम ऑक्जेलेट दिया, ऑल ऑफ दीज दिया। तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे चीज मिलाए जाते हैं उसको जमने से बचाने के लिए। ठीक है, जमने से बचाने के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ब्लड क्लॉट के कुछ ब्लड क्लॉट के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखें, ब्लड क्लॉट के बाद जो पीला कलर का पदार्थ दिख जाता है तो उसे कहते हैं सीरम। उसे क्या कहते हैं? सीरम। ठीक है, अगला देखते हैं। सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले जीव हैं। अब रेंगने वाले जीव या सांप है, छिपकली है, ठीक है, जितने भी जीव है जो जमीन में रेंगने का काम करते हैं, ठीक है, बिच्छू है, ठीक है, तो ये केकड़ा है, ये सारे चीज जो होते हैं जो रेंगने का काम करते हैं, ठीक है, वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखिए 3 कक्ष होते हैं। सरीसृप के हिस्से में 3 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय, 2 वेंट्रिकल और 1 सॉरी 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल। तो सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों खतरनाक है। ठीक है, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष उपस्थित होते हैं? ये एक एक्सेप्शन केस है, ये आते तो सरीसृप में है लेकिन इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा, मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, लेकिन आते किस में है? सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में हार्ट कहाँ स्थित रहता है? अगर एक्चुअल लोकेशन बोला जाए तो पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच में, या प्लूरल कैविटी में यानी प्लूरल गुहा में। इसे कहते हैं प्लूरल गुहा। ठीक है,
और ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा एकदम सही है, ऑल ऑफ दीज है। तो पसलियों के नीचे, क्योंकि हमारी रिब्स जो है हमारी पसलियां हैं, जहां हमारा फेफड़ा स्थित होता है उसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। तो लोकेशन एकदम सही है, पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के एकदम मध्य में होता है, ठीक है। दोनों फेफड़ों के एकदम क्या होता है, मध्य में होता है। और किसके कौन से कैविटी के अंदर होता है, प्लूरल कैविटी के अंदर होता है। तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो होता है बैगनी। हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, बैगनी। देखिए हीमोग्लोबिन, अगर खाली हीमोग्लोबिन को बोला जाएगा, ठीक है, तो इसका रंग होता है बैगनी। लेकिन जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और याद रखिएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो लाल चटकदार होता है। तो लाल रंग कब होता है, जब ये ऑक्सीजन से मिलता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इसका रंग जो होता है वो लाल चटकदार रंग होता है, ठीक है। तो बाकी अगर खाली हीमोग्लोबिन बोलेगा तो कौन सा रंग होता है, बैगनी कलर का रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में भी होता है, थाइमस ग्रंथि में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है। यानी कि आपका आंसर आएगा उपयुक्त में से सही सभी, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा आकर्षित किसके साथ होता है। तो याद है कि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, CO2 दिया हुआ है, CO दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन दिया है और नाइट्रोजन दिया है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की जब भी बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा आकर्षित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी बंधुता सबसे ज्यादा होती है, बंधुता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। हार्ट के किस कक्षा में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है, चलिए देखते हैं क्या होती है। हमारा जो हृदय रहता है वो 4 कोष्ठक में बटा होता है, यानी 4 कक्षा में बचा होता है, बटा होता है। अगर सिंपल सा डायग्राम बनाया जाए, देखिए ये एक नॉर्मल डायग्राम है, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसमें डाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि हार्ट की किस कक्षा में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो पहले देख लेते, देखिए ये पहला कक्षा होता है जिसे कहते हैं दाया आलिंद, दाया आलिंद, इंग्लिश में बोला जाए तो राइट एट्रियम, दाया आलिंद, ठीक है। इसको बोलते हैं दाया निलय, इसको बोलते हैं बाया आलिंद, आलिंद यानी एट्रियम और नीला यानी वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं बाया नीला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मोटी पेशी भित्ति किससे पाई जाती है तो आपका आंसर आएगा बाया नीले में, क्योंकि ये जो है ये जरूरत से ज्यादा इधर फैला होता है। और ये जहां फैला होता है वो स्थिति जो रहती है उसमें, अगर आप हार्ट का डायग्राम देखे होंगे तो उसमें हार्ट के डायग्राम में इस प्रकार से, सॉरी, लंग के डायग्राम में अगर आप देखे होंगे तो लंग के डायग्राम में हल्का सा एक जगह रहता है जिसे कार्डियक नोच कहा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच कहा जाता है। इस प्रकार से एक होता है और दूसरा इस प्रकार से रहता है, लेकिन हल्का सा इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहता है। और ये जो मुड़ा हुआ रहता है दूसरा भाग, ठीक है, जो लेफ्ट वाला जो आपका लंग का जो फेफड़ा होता है वो हल्का सा यू आकार के शेप में नीचे से मुड़ा होता है, जिसे कार्डियक नोच कहते हैं। और इसी नोच में कौन थोड़ा फैला होता है, बायां नीलय फैला होता है। इसीलिए बायां नीलय की जो पेशियां रहती है वो थोड़ी मोटी रहती है। तो यही बोला गया है कार्डियक नोच में हल्का सा बायां की ओर, इसीलिए बोला जाता है हमारा हृदय थोड़ा लेफ्ट तरफ है, लेफ्ट तरफ नहीं सेंटर में है, खाली लेफ्ट तरफ बायां नीलय थोड़ा से लेफ्ट की ओर फैला हुआ है। इसीलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, बायां नीलय, बायां नीलय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं, ठीक है।
इसका आंसर आएगा सी, इरेथ्रोस्क्लेरोसिस। ये आपका आंसर, इसको याद कर। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। पांचों का नाम लिख देते हैं। सबसे पहला तो उत्सर्जी अंग जो सबको पता है वो है किडनी, ठीक है। दूसरा है आपका स्किन, चमड़े भी एक प्रकार के उत्सर्जी अंग का काम करता है। तीसरा नंबर में आ जाएगा आपका लंग, फेफड़ा, ठीक है। अब लंग फेफड़ा कैसे करता है भैया? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जल वाष्प को बाहर निकालता है, सल्फर को बाहर निकालता है, ठीक है, सल्फर को बाहर निकालता है, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं जो अनावश्यक जो गैसें होती है उसको बाहर निकालता है, तो ये भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्किन है, जो डस्ट पार्टिकल है, सीरम है, तेली पदार्थ है, ऑयल पार्टिकल, उसको सबको स्किन से बाहर निकालती है, ठीक है। चौथे नंबर में क्या आता है? चौथे नंबर में आता है लीवर, यकृत, ठीक है। और पांचवें नंबर में आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ये 5 होते हैं, तो आपके 5 हो गए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। 5 उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, किडनी में स्टोन किस कारण होता है? तो याद रखिए, किडनी में जो स्टोन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। याद रखिए, इसको याद कर लीजिए, किडनी में स्टोन किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। अगला होता है बैकबोन, यानी कमर की हड्डी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दो चीज याद रखिएगा, अगर बात कर रहा है बच्चों की, बच्चों का मेंशन नहीं किया जाएगा, तो यानी समझ ले एडल्ट की बात कर, बच्चों में पाया जाता है 33, और एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में पाया जाता है 26। तो याद रखिएगा, बच्चों में 33 पाया जाता है और एडल्ट में 26 पाया जाता है। जब बच्चों का नाम नहीं दिया है, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? एडल्ट की बात कर रहा है, तो कितने पाए जाते हैं? 26 पाए जाते हैं। देखिए, कुछ हड्डियां पहले से ही छोटी होती हैं, कार्टिलेज के माध्यम से, सॉरी, लिगामेंट के माध्यम से जुड़ी होती हैं, धीरे 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 वो एक हड्डी के रूप में बन जाती है। यानी पहले हड्डी जो होती है वो 2 या 3 भागों में क्रैच रहती है, और बाद में धीरे धीरे वो एक ही हड्डी के रूप में बन जाती। इसी कारण पहले उसे 3 गिना जाता था, अब कितना गिना जाता है? 1। तो इस प्रकार से हड्डियां जब आपस में जुड़ जाती है तो उनकी संख्या कम हो जाती है, इसीलिए बच्चों में 33 और बड़ों में 26 पाई जाती है, ठीक है। अगला देखना, हमारे सिर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? अगर सारे सिर की बात करते हैं, कंप्लीट सर की बात करते हैं, तो सिरों में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? लोग गिन लेते हैं भाई थोड़ा से। तो याद रखिएगा, हमारे सिर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कपाल यानी स्कल आता है, कपाल यानी स्कल आता है। स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 8। ये हमारे ऊपर की खोपड़ी की चर्चा कर रहे हैं। हमारे फेस, हमारा जो चेहरा बना होता है वो 14 हड्डियों का बना होता है, और हमारा जो मेन जो ये कान की हड्डियां रहती है, यानी कि ईयर बोन्स रहती हैं, ईयर बोन्स रहती हैं, इनकी संख्या रहती है आपकी कितनी रहती है? 6। तो यहां पास हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 28। और एक और हड्डी होती है जिसे हॉइट बोन्स कहते हैं, जो आपकी यहाँ पास होती है, गर्दन के पास होती है, वो होती है हॉइट बोन्स, हॉइट बोन, ठीक है। तो अगर कंप्लीट सर की बात करते हैं तो सर, कंप्लीट सर में ये +1 कर देंगे, 29 पाए। कंप्लीट सर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? अगर टोटल बोला जाए तो 29 अस्थियां पाई जाती है। कंप्लीट सर में कितनी पाई जाती है? 29 अस्थियां पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, दो चीज आपको याद रखना है, लिगामेंट और टेंडन। तो लिगामेंट और दूसरा टेंडन, ठीक है, ये संयोजी ऊतक है, ठीक है, ठीक है। तो लिगामेंट क्या करता है? ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो बोन प्लस बोन, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। और टेंडन क्या करता है? बोन प्लस मसल्स को जोड़ता है, मसल्स को जोड़ता है। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा? टेंडन। टेंडन का काम करता है? बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करता है, बोन्स को मसल्स को जोड़ने का काम करता है। अगला देखते हैं, अगला है एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल। एटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल, जिसे कहते हैं हम एटीएस साइकिल। एटीएस साइकिल ये कहाँ पाया जाता है? अगर एटीएस साइकिल की बात करते हैं तो याद रखना है, एटीएस साइकिल जो है, ये जो है
ठीक है, वो एटीपी बनाता है, यानी कि एनर्जी बनाता है। बॉडी में किसका निर्माण करता है? एनर्जी का। और जो एनर्जी का निर्माण करता है वो कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो एटीएस यानी कि एटीएस साइकिल क्या निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है। और एटीपी का जो निर्माण करता है यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है हमारे शरीर में? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखते हैं, कितने क्रोमोसोम मिलकर बॉडी का स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं? तो कितने क्रोमोसोम मिलकर बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं? देख लेते हैं, कितने क्रोमोसोम मिलकर बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, हम जानते हैं टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इसमें भी 46 होती है। ठीक है, इसमें जो होता है ये 44 अलग होता है। दो जो होता है सेक्स हार्मोन्स अलग होते हैं, 44, और ये दो जो है सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और जब बेबी का निर्माण होता है यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद यहाँ से 22 आते हैं, यानी कि फादर से आधे क्रोमोसोम आ जाते हैं नीचे, यानी 44 में से 22 आ जाते हैं। माता से भी 44 में से 22 आ जाते हैं, यानी 22 और 22 आ जाते हैं, यानी 44 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है ये वाले जो 44 होते हैं यही क्या निर्माण करते हैं? बॉडी के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो 44 से 22 आएंगे, इधर से भी 22 आएंगे, तो 22 करके 44 का निर्माण करते हैं। और फिर यहाँ पर से जो दो होते हैं ये एक्स और वाई होता है, और ये एक्स और एक्स होता है। ये लिंग हार्मोन्स होते हैं जिसमें बेबी होगा या बच्चे, लड़की होगा या लड़का होगा, ये डिसाइड होता है। तो कहने का मतलब है ये 44 ऐसे हार्मोन्स रहते हैं जो क्या निर्माण करते हैं? बॉडी के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किडनी में क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स, मेडुला, पेरिटोनियम या ऑल ऑफ दीज? याद रखिएगा, किडनी में जो है, अगर बात करते हैं किडनी की बात करते हैं, तो किडनी का अगर स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इसमें कॉर्टेक्स वाले बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, और उसके आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। और यही मेडुला वाले भाग में कई कई पिरामिड की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उसी पिरामिड के स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। और नेफ्रॉन जो रहता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रॉन जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्या कहलाता है? बेसिक यूनिट सेल कहलाती है। किसकी? किडनी की। नेफ्रॉन ही मेन काम करता है, दो मेन काम करता है, एक होता है फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि छानने की क्रिया और पुनः अवशोषण की क्रिया। दोनों का काम कौन करता है किडनी में? नेफ्रॉन करता है। इसीलिए याद रखिएगा कॉर्टेक्स भी इसका भाग है, मेडुला भी इसका, और पेरिटोनियम, पेरिटोनियम एक झिल्ली पाई जाती है, तो किडनी को पूरी तरीके से क्या करती है? कवर करती है। तो ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस पाया जाता है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन होता है विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा विटामिन B9 का दूसरा नाम है फॉलिक एसिड। ये क्या है? फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है? फॉलिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो किडनी में पाई जाएगी। अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर देखोगे तो किडनी में स्ट्रक्चर में जैसे मान लेते हैं किडनी का स्ट्रक्चर उधर भी बना देते हैं। ठीक है, एक किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, एक किडनी नीचे होती है और दूसरी किडनी थोड़ी ऊपर होती है। एक किडनी नीचे होती है, दूसरी किडनी थोड़ी ऊपर होती है। कारण क्या होती है? राइट साइड वाली जो किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट साइड वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है। कारण होता है इसके ऊपर लीवर होता है। इसके ऊपर क्या होता है? लीवर। लीवर को प्रॉपर स्पेस देने के लिए थोड़ी किडनी नीचे होती है। ये जो किडनी होती है इसी के ऊपरी भाग में, याद रखिएगा, इसी के ऊपरी भाग में, किडनी के ऊपरी भाग में एक ग्लैंड पाई जाती है। इसी के ऊपरी भाग में एक ग्लैंड का स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपरी भाग में। अगर इधर मैं बना दूं, ऐसे मान लेते हैं ये एक किडनी है, तो किडनी के ऊपरी भाग में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसे ही कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नामक एक हार्मोन से निकलता है, जो अगर अधिक मात्रा में निकलता है आपके शरीर में तो सोचने समझने की शक्ति को क्या कर देता है? छीड़ कर देता है। और इसी कारण क्या रहता है, गलती से आदमी गुस्से में या
डर में कुछ ऐसा काम कर जाता है जिससे बाद में उसको क्या होता है, पछतावा होता है। तो याद रखिएगा, एड्रेनलिन नामक एक ऐसा एंजाइम होता है जो अधिक मात्रा में निकलने पर ब्रेन को, मतलब सोचने समझने की जो शक्ति वाला जो भाग रहता है ब्रेन का, उसको क्या कर देता है, वो इनएक्टिव कर देता है, जिसे आदमी समझ नहीं पाता कि वो गलत कर रहा है या सही। इसीलिए बोला जाता है गुस्से में किया हुआ अधिकतर काम जो होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कारण ये रहता है कि सोचने समझने की शक्ति उस समय खत्म हो जाती है, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड से बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है। और ये एड्रेनलिन हार्मोन्स जो रहता है वो हार्ट बीट को बढ़ा देता है, पसीना ला देता है, डर ला देता है, टेंशन ला देता है। तो इस प्रकार से सारी जो क्रियाएं रहती है वो एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है, एड्रेनल हार्मोन्स के अधिक निकलने से होती है। तो याद रखिएगा, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है। और किडनी में कहाँ पाई जाती है, तो किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।